नमस्कार सभी को। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग से आज आप लोगों के सामने मैं हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा 2024 की क्लास 4 लेने जा रहा हूं। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से रिवाइंड करवा दूं कि इस बार की जो हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा की जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है वो 17 सितंबर 2024 है। और परीक्षा की तिथि जो वो निर्धारित है वो 20 अक्टूबर 2024 है। उस दिन रविवार है। और परीक्षा जो है वो 2 घंटे का होगा, 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक। और परीक्षा में टोटल अंक हैं 100 अंक, जिसमें पास करने के लिए अराजपत्रित के लिए 40 अंक चाहिए। अराजपत्रित पदाधिकारी को पास करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हमारी वीडियो आपको मिलती रहेगी समय समय पर। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 2023 अक्टूबर में पूछे गए हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाते हैं। ये है 2023 8 अक्टूबर 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा एक प्रारूपण, उसके बाद नोटिंग यानी कि टिप्पण। दोनों 30-30 अंक के होंगे। उसके बाद 15 अंक का वाक्य को शुद्ध करने वाला पूछा जाएगा और 25 अंक का या तो इंग्लिश से हिंदी आप अनुवाद कर लीजिए या तो आप इंग्लिश से हिंदी आप संक्षेपण कर लीजिए। संक्षेपण यानी कि 4 पोर्शन है, 4 चीज पूछा जाएगा इसमें। तो वो 4 चीज क्या क्या है? तो सबसे पहला है प्रारूपण, दूसरा है टिप्पण, तीसरा है वाक्य को शुद्ध करना और चौथा है संक्षेपण। सभी के मार्क्स भी देख लेते हैं। ये है 30 अंक के। टिप्पण भी पूछा जाएगा 30 अंक का। उसके बाद वाक्य को शुद्ध करना जो है वो पूछा जाएगा 15 अंक का। ठीक है, और संक्षेपण जो है वो 25 अंक का पूछा जाएगा। अगर इसको आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल 100 अंक हो जाएंगे और इस 100 अंक में आपको 40 अंक लाने हैं पास करने के लिए। तो यही हम लोग का 4 चीज पढ़ना है। और ये जो वाक्य को शुद्ध करना है इसमें 8 ऑप्शन रहेंगे। 8 में से 5 वाक्य को शुद्ध करना है, यानी कि 8 में से 5, जो भी 5 आपको आता है उस वाक्य को शुद्ध कर दीजिए। अब प्रत्येक 3 मार्क्स का होगा। 5 × 3 15 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि इसमें आप 15 के 15 अंक ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाक्य को शुद्ध करना, उसके बाद संक्षेपण, फिर प्रारूपण, फिर टिप्पण। तो सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा? सीक्वेंस हमारा रहेगा सबसे पहले सबसे पहले वाक्य को शुद्ध करना, फिर संक्षेपण, फिर प्रारूपण, फिर टिप्पण। तो सबसे पहले वाक्य को शुद्ध करने वाला देख लेते हैं। वाक्य को शुद्ध करने में सबसे पहला क्वेश्चन है, लोगों ने नेताजी को गले में एक फूलों की माला पहना दी। एक फूलों की माला, गलत, एक फूल की माला तो होती नहीं है। इसको ये शुद्ध ऐसे होगा, एक फूलों की माला की जगह हम लोग क्या करेंगे? फूलों की एक माला। फूलों की एक माला, तो ये हो गया वाक्य आपका शुद्ध, फूलों की एक माला। अगला क्वेश्चन, मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा है। एक आंख से तो कोई नहीं देखेगा, आंखों से। आंख की जगह क्या हो जाएगा? आंखों से देखा। मैंने अपने कानों से सुना है। ठीक है, मैंने अपने हाथों से काम किया है। मैंने अपने नाकों नहीं होगा, नाक एक ही है। ठीक है, कानों, आंखों, हाथों, पैरों, लेकिन नाक एक ही है, नाकों हो जाएगा, नाकों नहीं होगा, नाक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्धि समझ गए आप कहाँ पर है। अगला, 2 दिन की बारिश के पीछे क्या बोलते हैं, आज धूप निकली है। या पीछे नहीं होगा, 2 दिन की बारिश के बाद आज धूप निकली है। यहाँ पर बाद हो जाएगा। अगला, तुम्हारा सभी बच्चा बुद्धिमान है। यहाँ पर क्या होगा? तुम्हारे सभी बच्चे बुद्धिमान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
तुम्हारे सभी बच्चे बुद्धिमान हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है। पीती है नहीं, पीते हैं। दो गो हो गया ना, बाघ और बकरी दो गो हो गया तो प्लूरल हो गया, यानी कि पीते हैं। पीती की जगह क्या हो जाएगा, पीते हैं। अगला क्वेश्चन। युद्ध के उपरांत वह विदेश से वापस लौट आया। देखिए यहाँ पर गलती क्या दिया हुआ है, विदेश से वापस आया, या तो यहाँ पे वापस आया होगा या तो विदेश से लौट आया होगा। ठीक है, ये वापस आया भी सही है, लौट आया भी सही है, लेकिन वापस लौट आया सुपरफ्लुअस हो गया। जैसे इसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। तो या तो आप रिटर्न लगाइए, रिटर्न फ्रॉम फॉरेन कंट्री, या तो आप बैक लगाइए। ठीक है, दोनों एक साथ लगाइएगा तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो या तो आप वापस आया, युद्ध के उपरांत वह विदेश से वापस आया, या फिर लौट आया। वापस लौट आया ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला। पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, तो यहाँ पे भी सुपरफ्लुअस है। पूरे देश में, या तो आप लिखिए पूरे देश में, या तो आप लिखिए पूरे देश में, या फिर लिखिए देश भर में। ये पूरे देश भर में सुपरफ्लुअस हो जाता है। या तो आप पूरे देश में लिखिए, या तो आप देश भर में लिखिए, दोनों सही है। इस दोनों में से आपको जो लिखना है दोनों सही है, लेकिन इस दोनों को एक साथ लगाइए, पूरे देश भर में। देश भर का मतलब ही हो गया कि उसमें पूरे छुपा हुआ है, अब पूरे लगा दिए तो देश भर, दोनों तो सुपरफ्लुअस हो गया, अतिशयोक्ति, उसको करने की जरूरत नहीं है। आगे यहाँ पे चोरी के संदेह पर कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, नहीं गिरफ्तारी हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारियां नहीं होगा, गिरफ्तारी होगा। तो ये हम लोग का एरर जो है वो सॉल्व हो चुका है। आप लोग देखिएगा, आप लोग को अगर लगेगा कि मैंने कुछ गलत बताया है तो कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है, मैं उसे सुधार लूंगा। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि और किस चीज़ की वीडियो आपको बनवानी है। ठीक है, वो सुझाव आप हमें दे सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन संक्षेपण में आते हैं। ये है संक्षेपण। ठीक, ये संक्षेपण, संक्षेपण को मिनिमम 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए। ठीक है, पहली बार एक बार पढ़ेंगे तो हम लोग इसका शीर्षक पता चल जाएगा कि शीर्षक क्या है और किस टॉपिक पे ज्यादा बात कर रहा है ये। ठीक है, और दूसरी बार जब पढ़िएगा, सेकेंड बार जब पढ़िएगा, इसको शॉर्ट कैसे लिखना है उसकी जानकारी मिल जाएगी, और थोड़ा सा कहानी का आइडिया भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये संक्षेपण जो है करना क्या चाह रहा है और कौन सा वाक्य को दोहराना नहीं है। जैसे एक वाक्य को कभी कभी 2 बार लिख देगा, तो 2 बार की जगह आप उसको एक ही बार लिखिए तो वो शॉर्ट हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए इसको एक बार पढ़ते हैं पहले। क्षमा वीरों का गहना है, इसलिए क्षमाशील बनना चाहिए। ठीक है, क्षमा के बारे में कुछ कह रहा है, लग रहा है कि क्षमा के बारे में कुछ कह रहा है। आगे, यदि ईर्ष्या रूपी चोर एक बार मन में गहरा बैठ जाता है तो शत्रु व्यक्ति पर दोहरी विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगर मन में ईर्ष्या हो तो दोहरी विजय प्राप्त करता है। वो दोहरी विजय क्या है, पहला तो शत्रु बाहरी दुनिया में रहकर आक्रमण करता है। ठीक है, ईर्ष्या है तो भाई आप जाके उससे लड़िएगा, शरीर से आप लड़िएगा तो बाहरी रूप से आक्रमण करेगा। और वह मन में घुसकर वहां बैठकर व्यक्ति के सुख और शांति को नष्ट करता है। एक तो बाहर आप लड़िएगा शरीर से, और एक मन से। तो शरीर और मन दोनों से आप पर आक्रमण करता है, विजय प्राप्त करता है कौन, शत्रु व्यक्ति। अगला, मनुष्य की शक्तियां अनंत और अमूल्य है। अपमान और चिंताओं से घिरकर व्यक्ति अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यानी कि आदमी बहुत बार एक ही चीज को सोचने लगता है। हम लोग के पास शक्ति बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम लोग सोचते हैं अरे वो मेरा अपमान किया था, चलो उसका बदला लेते हैं, उसके बारे में चिंता में आप डूबे हुए रहते हैं, तो उसके कारण आप अपना शक्ति को गंवा रहे हैं। शक्ति को यूज कीजिए, टाइम को गवाइए नहीं। कोई आपका अपमान करता है तो इससे आपका अपमान नहीं होता है। ठीक है, आप उसमें ये सोचिएगा कि हम मेरा अपमान कर दिया और आप उस चीज में शोक में पूरा जिंदगी अपना बर्बाद कर दीजिएगा, तो वो गलत है। आगे, अन्य व्यक्तियों द्वारा कही गई बातों पर अनावश्यक रूप से ध्यान देने पर कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपको रोड में कोई पागल कुछ बोल रहा है, आप कैसे इग्नोर कर देते हैं, पागल है तो कुछ भी बोलेगा। वैसे ही आप अन्य लोगों को भी इग्नोर कीजिए जो आपके भविष्य बनाने में बाधक है, उन लोगों को भी इग्नोर करना सीखिए।
अन्य व्यक्तियों द्वारा कही सुनी बातों पर अनावश्यक रूप से ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता है। दूसरों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखकर जो व्यक्ति दूसरे में स्नेह और प्रकाश जगाता है, वही सांसारिक दृष्टि से कितना भी साधारण क्यों ना हो, परंतु उसका महत्व किसी देवदूत से कम नहीं होता। यानी कि कहीं ना कहीं दूसरे के दिल में स्नेह प्रेम ये सब जगाना जो है, तो वो फाइनली हम लोग देखें, क्षमा जो है इसका टॉपिक नहीं है, इसका टॉपिक है विचार। यानी कहीं ना कहीं हम लोग के विचार के बारे में बोल रहा है। विचार, हम लोग दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, विचार के बारे में जनरली ये थाउट कर रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है, अपना दृष्टिकोण विचार, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बारे कहाँ गया, व्यक्तित्व के बारे में तो कह रहा है, ठीक है। अगला, एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कहीं ना कहीं विचार व्यक्तित्व ये सब का बात कर रहा है। सबल व्यक्तित्व वालों को ही सफलता प्राप्त होती है, और सबल व्यक्तित्व उन्हें प्राप्त होता है जिनके विचार सबल होते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं विचार का बात कर रहा था कि मन में आपका क्या बैठा हुआ है। शत्रु बैठ गया क्या? शत्रु व्यक्ति तो नहीं बैठ गया। तो विचार, विचार का व्यक्तित्व पर प्रभाव, यही है इसका शीर्षक, विचार का व्यक्तित्व पर प्रभाव। आगे, सबल व्यक्तित्व वालों को ही सफलता प्राप्त होती है, और सबल व्यक्तित्व उन्हें ही प्राप्त होता है जिनके विचार सबल होते हैं। अतः मन केवल कुविचारों से मुक्त कर देना ही पर्याप्त नहीं है, उसके स्थान पर उत्तम विचार भरना भी आवश्यक है। यानी कि मन में दो चीज है, एक तो मन से खराब विचार को हटा दीजिए, सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा, अच्छा विचार को मन में घुसाइए। यानी कि एग्जिट भी करना है और एंट्री भी करना है। एग्जिट किसका करना है? खराब विचार का, कुविचार का। और एंट्री किसका करना है? सुविचार का। इससे क्या होगा? मानव का व्यक्तित्व बनेगा। तो चलिए बिना लेट किए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग शीर्षक देंगे, शीर्षक हम लोग क्या दे देंगे? व्यक्तित्व पर विचार का प्रभाव, या विचार का व्यक्तित्व पर प्रभाव, ऐसे लिखिए, विचार का व्यक्तित्व पर प्रभाव, पर प्रभाव। आपके पास बहुत टाइम रहेगा एग्जाम में सोचने का, ठीक है। आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, मतलब अगला इसके बारे में क्या लिखना है। तो पहला बार में शीर्षक पता चल गया और कुछ आइडिया भी हो गया। विचार, व्यक्तित्व, क्षमाशीलता, ईर्ष्यालु, शत्रु से क्या, मन में क्या भावना क्या रखना है, क्या विचार रखना है, कैसे हम लोग मन में प्रेम जगाना है, लोगों की अनावश्यक कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है, ठीक है। लोग दोहरी विजय प्राप्त कर लेगा शत्रु आप पे, एक तो आपके शरीर पे, एक आपके मन पे। तो ये चीज हमको पहली बार में पढ़ के आइडिया हो गया। दूसरी बार पढ़ते हैं, तो दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, मेरा ट्रिक ये है, मैं जो करता हूँ, मैं 2-3 लाइन पढ़ता हूँ, ज्यादा नहीं। पहली बार यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ूंगा, ठीक। यानी कि पहली बार मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा इसको 2 लाइन में कंप्लीट करने का। मेरा टारगेट यही रहता है, मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ। आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस टाइप से सॉल्व करता हूँ। चलिए, क्षमा वीरों का गहना है, इसलिए क्षमाशील बनना चाहिए, ठीक है। यदि ईर्ष्या रूपी चोर एक बार मन में गहरा बैठ जाता है तो शत्रु व्यक्ति पर दोहरी विजय प्राप्त कर लेता है। पहले शत्रु बाहरी दुनिया में रहकर आक्रमण करते हैं, और वह मन में घुसकर वहां बैठकर व्यक्ति के सुख और शांति को नष्ट करता है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि व्यक्ति को क्षमाशील रहना चाहिए। इतना दूर की जगह शॉर्टकट में लिखेंगे, व्यक्ति को क्षमाशील रहना चाहिए। वीरों का गहना बहना उतना नहीं लिखना है, जो मेन पॉइंट है उसको लिखना है और कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंट है क्षमा, व्यक्ति को क्षमाशील रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ईर्ष्या यदि मन में भर जाए तो शत्रु आप पर दोहरी विजय प्राप्त कर लेगा, एक तो बाहरी और दूसरा आंतरिक। तो ये हम लोग का इतना दूर का शॉर्ट हो गया। तो क्या है, व्यक्ति को क्षमाशील रहना चाहिए। अगला, ईर्ष्या यदि मन में भर जाए तो शत्रु आप पर दोहरी विजय प्राप्त कर लेगा। कहाँ पे? ईर्ष्या, ईर्ष्या यदि
मन में बैठ जाए या भर जाए, जो भी है बैठ जाए, तो शत्रु आप पर दोहरी विजय प्राप्त कर लेता है। पहला बाहरी तथा दूसरा आंतरिक। आंतरिक यानी कि ब्रैकेट में लिख देना है मन। ठीक है, उसके बाद अगला पढ़ते हैं। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की शक्तियां अनंत और अमूल्य है। अपमान और चिंताओं से घिरकर व्यक्ति को अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अन्य व्यक्तियों द्वारा कही सुनी बातों पर अनावश्यक रूप से ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता है। दूसरों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखकर जो व्यक्ति दूसरों में स्नेह और प्रकाश जगाता है, वह सांसारिक दृष्टि से कितना भी साधारण क्यों ना हो, परंतु उसका महत्व किसी देवदूत से कम नहीं होता। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि मनुष्य को अपमान और चिंताओं में घिर कर तथा अन्य व्यक्ति, दो वाक्य को एक में कर देते हैं। एक तो अपमान और चिंताओं में घिर कर, और दूसरा अगला लाइन का अन्य व्यक्तियों द्वारा कही हुई बातों पर अनावश्यक रूप से ध्यान देंगे। तो दोनों को एक के में घुसा देंगे, तथा जोड़ के। अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, शक्तियों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस दोनों को एक में घुसाते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्या लिखते हैं इसमें। मनुष्य को अपमान और चिंताओं में घिरकर तथा अन्य व्यक्तियों की कही बातों पर ध्यान देकर अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सही। तो यहाँ तक हो गया। 4 लाइन में हम इतना भर दिए हैं। आगे अगला लाइन बोलता है, दूसरों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखकर जो व्यक्ति दूसरों के मन में स्नेह और प्रेम जगाता है, वह सांसारिक दृष्टि से कितना भी साधारण क्यों न हो, परंतु उसका महत्व किसी देवदूत से कम नहीं होता। क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, यदि व्यक्ति को देवदूत बनना है तो मन में दूसरों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखें और स्नेह और प्रकाश को जगाएं। स्नेह और प्रेम को जगाएं, सॉरी, स्नेह और प्रकाश है कि प्रेम है। स्नेह और प्रकाश को जगह, प्रेम को जगह, प्रेम कर देते हैं वहां पे। ठीक है, अगला, यदि व्यक्ति को देवदूत तुल्य बनना है तो मन में दूसरों के प्रति प्रकाश जगाएं तथा उदार दृष्टि रखकर स्नेह और प्रेम जागृत करें। थोड़ा सा खुद से भी लिखना है, जरूरी नहीं है कि उसका लैंग्वेज छाप देना है, कुछ अलग से भी लिखना है। अगला अगला लाइन क्या है यहाँ, एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सबल व्यक्तित्व वालों को ही सफलता प्राप्त होती है, और सबल व्यक्तित्व उन्हें ही प्राप्त होता है जिनके विचार सबल होते हैं। अतः मन में केवल कुविचारों से मुक्त कर देना ही पर्याप्त नहीं है, उनके स्थान में उनमें उत्तम विचार भरना भी आवश्यक है। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कि सबल व्यक्तित्व का निर्माण सबल विचार से होता है। यहाँ पे इतना जगह के, सबल व्यक्तित्व का विचार सबल, यहाँ तक लिख देंगे।
ठीक है, सबल व्यक्तित्व उन्हें ही प्राप्त होता है जो इनके विचार सबल होते हैं। तो उतना शॉर्ट की जगह इतना लिख देना है। अतः मन को केवल कुविचारों से हटाना, तो इसकी जगह लिख सकते हैं कि अतः मन से कुविचार हटाने के साथ साथ उसमें उत्तम विचार भरना भी आवश्यक है। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सबल व्यक्तित्व का निर्माण निर्माण सबल विचार से होता है, विचार से होता है। इसके बाद क्या है? अतः मन से, अतः लिखने में कॉमा देना है, मन से कुविचार हटाने के साथ साथ उसमें उत्तम विचार भरना भी, उसमें उत्तम विचार भरना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिप्पण, सॉरी संक्षेपण समाप्त। ठीक है, संक्षेपण समाप्त हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मुख्य सचिव बिहार की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को, किसकी ओर से? देखिए, मुख्य सचिव बिहार की ओर से किसको भेजना है? सभी जिला पदाधिकारी को भेजना है। तो हमारे मुख्य सचिव बिहार जो है वो हो गए प्रेषक, और सभी जिला पदाधिकारी हो गए सेवा में, सेवा में, क्योंकि जिनको भेजना है वो सेवा में। और हमारा विषय क्या हो गया? विषय हो गया राज्य में हुए अल्प एवं अनियमित वर्षा के कारण किसानों को संभावित फसल की क्षति की आशंका के मद्देनजर समुचित कार्रवाई करने के संबंध में, समुचित कार्रवाई करने के संबंध में ये हो गया हमारा विषय, ये हो गया हमारा विषय। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। सर्दी हो गया है। सबसे पहले लिखना है बिहार सरकार। जब हमारा कुछ कुछ नहीं दिया है, कोई भी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग पढ़ चुके हैं दोनों, यहाँ कोई विभाग नहीं दिया है, तो हम लोग सामान्य प्रशासन विभाग लिखेंगे। लिखते हैं सबसे पहले बिहार सरकार, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक, इसके बाद क्या करना है? वही पत्रांक, पत्रांक में क्या लिखना है? 2/अप्र, जो बताए थे पिछला वीडियो में, 1, 26, 23, 24, 25, जो लिखना 23 लिखते हैं, 23/2024। सामान्य प्रशासन विभाग है तो साप्रवी, साप्रवी, ठीक है, डैश। उसके बाद यहाँ एक नंबर देना अपना, जो भी 310, 312, 313 कुछ भी दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ऑब्लिक पटना, कॉमा दिनांक, और यहाँ दिनांक में एग्जाम वाला डेट ही दे दीजिएगा, 20 अक्टूबर 2024, 20 अक्टूबर 2024 ये आपका रहेगा। और यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर 312 रहेगा पत्रांक, इधर बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। और इतना करने के बाद आपको लिखना है प्रेषक, और ये आप याद रख लीजिए, हर एग्जाम में आप यही थोप दीजिएगा। यहाँ पे अब आते हैं प्रेषक। प्रेषक में क्या था देखिए, यहाँ मुख्य सचिव बिहार, आप यहाँ क्या लिखिएगा प्रेशर में? नाम तो मुख्य सचिव का लिख नहीं सकते हैं, तो वहां पे खाली जगह छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे मुख्य सचिव बिहार ने सामान्य प्रशासन विभाग बिहार। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार। और आप चाहे तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार
नहीं भी लिख सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पहले ही हाईलाइट कर दिया है, ये सामान्य प्रशासन विभाग का मामला है। सिर्फ मुख्य सचिव लिख के यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देंगे, बस छोड़ देंगे। उसके बाद सेवा में, सेवा में किसको लिखना है? सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सभी जिला पदाधिकारी पदाधिकारी बिहार। इसके बाद क्या करेंगे? विषय। इसके बाद क्या लिखेंगे? विषय। विषय में क्या था? राज्य में हुए अल्प एवं अनियमित वर्षा के कारण किसानों को संभावित फसल की क्षति की आशंका के मद्देनजर समुचित कार्रवाई करने के संबंध में। ठीक, लिखते हैं विषय। अल्प वर्षा एवं अनियमित वर्षा के कारण किसानों को संभावित फसल की क्षति, संभावित फसल की क्षति की आशंका के मद्देनजर समुचित कार्रवाई करने के संबंध में, समुचित कार्रवाई करने के संबंध में। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे महाशय। तो यहां तक आपको 50% नंबर मिल जाएगा, इतना फॉर्मेट में ही। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मेट में लिखिएगा प्रेषक मुख्य सचिव तक, फिर सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, विषय और महाशय। विषय में आप लिख दीजिएगा अल्प वर्षा के कारण जो भी है ये इतना दूर, और ये आपको पत्रांक दिनांक, ये ऊपर का फॉर्मेट, इतना दूर का आपको 15 नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बॉडी पार्ट अपना, इसका बॉडी पार्ट जो क्वेश्चन पूछा है, बॉडी पार्ट आपको सोच के लिखना है। थोड़ा सा आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा उसके बारे में पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना होगा। महाशय, आप सभी इस बात से अवगत हैं, मैं क्या लिखेंगे? आप सभी इस बात से अवगत है। किस बात से? कि राज्य में क्या हुई है? देखिए यहाँ राज्य में अल्प वर्षा और अनियमित वर्षा हुई है, जिसके कारण किसान का फसल नष्ट हो सकता है। तो इससे अवगत करा देना पहले जिला पदाधिकारी को। लेटर लिखने का स्टार्ट ही यही करना है। आप सभी इस बात से अवगत हैं, इस बात से अवगत हैं कि इस वर्ष हो रही अल्प वर्षा, हो रही अल्प वर्षा एवं अनियमित वर्षा, अनियमित वर्षा के कारण किसानों को फसल की क्षति होने की आशंका है। किसानों को फसल की क्षति होने की आशंका है, आशंका है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि आप सभी अपने अपने जिलों में फसल की क्षति की आशंका के मद्देनजर रखते हुए निम्न कदम उठाएं। उतना भी नहीं लिखना है। तो आप सभी अपने संबंधित जिले में, संबंधित जिलों में फसल की क्षति को रोकने तथा न्यून करने, या रोकने के लिए, रोकने के लिए निम्न कदम उठाएं, निम्न कदम उठाएं। क्या कदम उठाएंगे भाई? जितना भी तरीका है
जो कि फसल की क्षति को रोके, उस सारा तरीका को लिख देना है। पहला, सबसे पहले तो जल संचयन तकनीक, यानी कि जिससे पानी का बचाव हो सके, जल का हम लोग बचा सके। पानी पड़ा, रेन रेन वाटर, उसको हम लोग क्या करेंगे, छत पे बचाएंगे, तो वो पीने के काम आएगा, या फिर फसल फसल में भी काम आ सकता है। तालाब में पानी को संचय करेंगे तो तालाब का पानी बाद में सिंचाई के काम आ जाता है। दमकल वगैरह का यूज करके, पहले गांव में होता था, दमकल का यूज करके होता था। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, जल संचयन तकनीक के क्रियान्वयन। ठीक है, जल संचयन तकनीक तकनीकों के क्रियान्वयन। और जैसे कौन कौन सा हो सकता है तकनीक। पहला, चेक डैम, चेक डैम को बनाकर, ठीक है, चेक डैम बनाकर। और खेत तालाब, खेत में तालाब का निर्माण कर देंगे, पानी को वो स्टोर करके रखेगा। समुच्च बांध, और एक और तरीका है समुच्च, ठीक है, समुच्च बांध का निर्माण। ये सब आपको पानी की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, पानी की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम लोग के शहर में इस बार अल्प वर्षा और अनियमित वर्षा हुई है, तो हम लोग को क्या चाहिए, पानी का उपलब्धता बढ़ाना है। ठीक है, और फसल बढ़ाने के लिए क्या करना है, मिट्टी की नमी को भी बरकरार रखना है ना। तो बढ़ा तो सकते ही हैं, और मिट्टी की नमी, मिट्टी की नमी को बनाए रखने में सुधार करते हैं, को बनाए रखने में सुधार कर सकते हैं। दूसरा दूसरा है कि जलवायु अनुकूल फसल लगाना चाहिए। अब ऐसा फसल नहीं लगा ले जिसमें हम लोग को पानी ज्यादा चाहिए और उस समय पानी कम हो रहा है, तो हम लोग पानी, अगर हम लोग बाहर से भी देते हैं ना, तो उसको उतना पानी नहीं मिल पाएगा जितना पानी की जरूरत है। तो ऐसा फसल उगाए जो कम पानी में ही हो जाए। तो जलवायु अनुकूल फसल लगाए। और ये लगाने के लिए हम लोग कैसे लगाएंगे, पूरा गांव तो भाई जिला पदाधिकारी नहीं चलाएगा, तो वो किसानों को जागरूक करेगा कि आप जलवायु अनुकूल फसल लगाएं। ठीक है, ठंडा में, ठंडी जो ठंड के मौसम में उगाया जाता है वो फसल लगाएं। ठीक है, रबी फसल। ठीक है, फिर खरीफ फसल लगाएं, फिर आप जायद फसल लगाएं। तो आपको डिपेंड करना चाहिए, किसानों को ये सिखाना चाहिए कि किस मौसम में कौन सा फसल लगाएं। तो दूसरा पॉइंट है, जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को, जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को नहीं, के विकास और संवर्धन पर बल देना, तथा और क्या करना चाहिए, अपने जिलों के किसानों को जागरूक करना सुनिश्चित करें। अपने जिलों के किसानों को जागरूक करना जागरूक करना सुनिश्चित करें। तो ये तो हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, जिससे नमी संरक्षित हो सके और मृदा का उपजाऊ जो है, उपजाऊपन वो बढ़ सके। कभी कभी क्या होता है कि मृदा का कटाव करने से मृदा क्षारित भी होती है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए न्यूनतम जुताई, फसल अवशेष प्रतिधारण एवं कवर फसल जैसे संरक्षित कृषि पद्धतियों को अपनाने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सकती है। तो ऐसा और एक चीज और कर सकते हैं कि मृदा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कि फसल, पशुधन और कृषि वानिकी को मिलाकर एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाएं।
चलिए ये हमको सही लगता है कि फसलों, पशुधन, पशुधन यानी कि पशु, और कृषि वानिकी, कृषि वानिकी, ठीक है, तीनों को मिलाकर एकीकृत एकीकृत कृषि प्रणाली संसाधनों एकीकृत कृषि प्रणाली संसाधनों के उपयोग को बढ़ा सकती है, उपयोग को बढ़ा सकती है। इसके अलावा आय के स्रोतों में भी विविधता ला सकती है और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार कर सकती है। जैसे कि इससे तो सिर्फ हम लोग को क्या बोलते हैं, फसल, पशुधन और कृषि वानिकी को मिलाकर अगर हम लोग एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाते हैं, यानी कि ये एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाते हैं, तो संसाधनों के उपयोग को बढ़ाती तो है ही साथ वो क्या करती है, आय के स्रोतों में आय के स्रोतों में विविधता ला सकती है, और क्या कर सकती है, और समग्र कृषि समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार कर सकती है, सुधार कर सकती है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 4, कि किसान का जो फसल नष्ट हो जाता है तो वो काफी आर्थिक क्षति से गुजरते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पीएम किसान फसल बीमा योजना, पीएम किसान किसान फसल बीमा योजना से सभी किसानों को अवगत कराएंगे। इसका उद्देश्य यही है कि कम पैदावार हो या पैदावार नष्ट हो जाए, दोनों स्थिति में किसानों को मदद मुहैया कराना, यही इसका है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, किसानों को पहले अपना भूमि का जो लैंड है उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बदले में बीमा कंपनी उन्हें क्या देती है, मुआवजा देती है। फसल के पहले भी और कटाई के बाद दोनों जोखिम शामिल है। यानी कि अगला पॉइंट क्या है, पीएम किसान फसल बीमा योजना से सभी किसानों को अवगत कराना। ये इतना अच्छा स्कीम है कि अगर आप अपना भूमि का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो अगर आपका फसल नष्ट होता है ना, तो आपको बीमा कंपनी मुआवजा देगी फसल नष्ट होने के लिए, फसल नष्ट होने पर। इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कम पैदावार, अगर आपका पैदावार कम हुआ, और या और नहीं या पैदावार नष्ट होना, पैदावार के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को मदद मुहैया कराना, किसानों को मदद मुहैया कराना था, मुहैया कराना है। फसल बीमा योजना का, पीएम किसान फसल बीमा योजना का यही उद्देश्य है। ठीक है। इसके लिए किसानों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसके लिए किसानों को किसानों को भूमि का पंजीकरण कराना होता है, ठीक है। बदले में बदले में बीमा कंपनी उन्हें मुआवजा देती है, मुआवजा देती है। कब देती है, जोखिम पर, यानी कि फसल नष्ट हो जाए या और कोई विपत्ति आ जाए तो। अगला पॉइंट, किसानों को मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण तकनीक को अपनाने
यानी कि मृदा में नमी बरकरार रहे, आर्द्रता बरकरार रहे, उसके लिए संरक्षण तकनीक को अपनाने, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करने, यानी कि ऑर्गेनिक पदार्थों की वृद्धि करने, ठीक है, ये सब करने। ड्रिप सिंचाई, एक होता है ड्रिप सिंचाई, इसमें पानी बर्बादी ज्यादा नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे छींटा मारता है। मतलब एक बाल्टी अगर आप फेंकेंगे तो उसमें बहुत पानी वेस्ट होता है, लेकिन अगर आप ड्रिप सिंचाई करेंगे तो वो एक बाल्टी में पूरे खेत की सिंचाई कर देगा, तो इसको ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। और एक और तरीका होता है मल्चिंग पद्धति। मल्चिंग पद्धति का प्रयोग करके भी आप किसानों को जागरूक कर सकते हैं। कैसे? मृदा में आर्द्रता बनाए रखने के लिए, यानी कि इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को। चलिए थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कृषकों को कृषकों को यानी कि किसानों को मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण तकनीक को अपनाने अपनाने ठीक है, और क्या करने, और मृदा में कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि करने, मृदा में कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि करने, और ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करने, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करने, और क्या करने, मल्चिंग पद्धति अपनाने, मल्चिंग मल्चिंग पद्धति अपनाने इत्यादि के का प्रयोग करने के लिए, इत्यादि का प्रयोग करने के लिए जागरूक करें। कौन करेंगे जागरूक? हमारे सभी जिला पदाधिकारी। और क्या कर सकते हैं? सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भरता को कम करने के लिए अन्य विकल्प का प्रयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला, मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा वर्षा के जल पर किसानों की निर्भरता कम करके अन्य स्रोतों या अन्य विकल्पों का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करें। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या तरीका लिखवाएं। अब इसके बाद वो फाइनल लाइन लिखते हैं अपना। अतः सभी से आशा है, सभी से आशा है कि अपने अपने जिलों में उक्त निर्देशित, यानी कि ऊपर जो हम लोग निर्देश दिए हैं, उक्त निर्देशित सभी बिंदुओं पर यथासंभव, जितना संभव है उतना यथासंभव कार्य करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृषकों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। जागरूक करने का कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसान जागरूक नहीं होगा तो वो कभी भी ये सब टेक्निक अपना नहीं पाएगा। अभी किसान उतना डेवलप नहीं है। लास्ट लाइन लिखेंगे अपना, विश्वास भाजन। ठीक है, विश्वास भाजन लिखने के बाद अपना हस्ताक्षर देंगे। ठीक है, डेट लिखेंगे तो डेट एग्जाम का ही डेट लिखेंगे, 20
फिर 10/2024 और मुख्य सचिव। ये हो गया हमारा टॉपिक समाप्त। देखिए बॉडी पार्ट में हम लोग 6 पॉइंट लिखे हैं। तो यही है हमारा प्रारूपण। अब है हमारा नोटिंग। तो नोटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें क्या बोल रहा है, अपने कार्यालय प्रधान को संबोधित एक आत्मभारित टिप्पणी का प्रारूप दे, जिसमें कार्यालय अभिलेख के सुव्यवस्थित रख रखाव के साथ किसको लिखना है, कार्यालय प्रधान को। किसको लिखना है, कार्यालय प्रधान को एक आत्मभारित टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और इसमें क्या है, कार्यालय अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख रखाव के साथ साथ कार्यस्थल को साफ रखने एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु किए जाने वाले कार्य योजना की रूपरेखा का उल्लेख करें। यानी कि आपको क्या करना है, कार्यालय को साफ सुथरा रखने के लिए अपना देना है उनको कि कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है, टिप्पणी लिखना है और टिप्पणी को अनुमोदित करवाना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने विभाग से स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार, बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखेंगे संचिका संख्या। यहाँ लिखेंगे हम लोग संचिका संख्या। संचिका संख्या में आपको वही बार बार याद रखिए, 2/अपर 1/23/2024 ग्रा का वी बोले थे। ये बार बार आप याद कर लीजिए। इसी टाइप का आपको बार बार लिखना है। संचिका संख्या के बाद आपको लिखना है विषय। विषय विषय तो आपको यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कार्यालय अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव के साथ कार्यस्थल को साफ रखने, साफ एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु किए जाने वाले कार्य योजना की रूपरेखा का उल्लेख। यहाँ लिख लेते हैं, कार्यालय अभिलेख के सुव्यवस्थित रखरखाव एवं कार्यालय को साफ एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में ठीक है, विषय लिखने के बाद लाइन खींच देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज। इसके बाद हम लोग लिखना है कृपया अवलोकन किया जाए। यानी कि जो हम लोग टिप्पणी लिखेंगे उसका हमारे सीनियर पदाधिकारी जो है, जो हमारे कार्यालय प्रधान है, वो उसका अवलोकन करेंगे। कृपया अवलोकन किया जाए। ठीक, उसके बाद आए दिन यह देखा जा रहा है कि कई कर्मचारी आवश्यक फाइल टेबल पर ही छोड़कर घर चले जाते हैं। बाद में फाइल के गुम होने की सूचना मिलती है। इसके अलावा कई कर्मचारी कार्यालय के लिए निर्धारित समय के बाद कार्यालय आते हैं, यानी कि जितना बजे ऑफिस खुलता है उसके बाद आते हैं। 9:30 बजे खुलता है, 10 बजे आते हैं। तथा कुछ कर्मचारी छुट्टी होने के पहले ही प्रस्थान कर देते हैं घर के लिए। यह उन कर्मचारी की कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है। इसके अलावा कई बार आप सीढ़ियों पर जाएंगे, सीढ़ियों की दीवारों पर, तो कार्यालय के किनारों पर, मतलब कार्यालय के सीढ़ी के किनारों पर, है ना, बेसिन में आदि कई जगहों पर आपको पान, गुटखा, सुपारी ये सब थूक कर कमरे की और बाथरूम का बेसिन पर
बाथरूम की बेसिन बेसिन पर भी आपको थूका हुआ मिलेगा पान गुटखा सुपारी, जो कि आपका कमरा और बाथरूम की शोभा को खराब करते हैं। यह एक स्वच्छ मनुष्य की छवि इंगित नहीं करता है। तो ये हम लोग का बेसिक चीज हो गया जो लिखना है। उसके बाद आप क्या सुझाव दे रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यदि अनुमोदित हो तो इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले भूमिका बांधे और फिर हम लोग को क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो लिस्ट लिख देना, 6-7 वो पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा आए दिन, आए दिन देखा जा रहा है कि कई कर्मचारी कर्मचारी आवश्यक फाइल टेबल पर ही छोड़कर घर चले जाते हैं। छोड़कर घर चले जाते हैं। ठीक है। बाद में फाइल के गुम होने की सूचना मिलती है। बाद में फाइल के गुम होने की सूचना मिलती है। मिलती है। ठीक। इसके अलावा कई कर्मचारी जो है कार्यालय के लिए निर्धारित समय के बाद कार्यालय आते हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी कार्यालय के लिए निर्धारित समय के बाद कार्यालय आते हैं तथा कुछ कर्मचारी छुट्टी होने के पहले ही प्रस्थान कर देते हैं। कुछ कर्मचारी छुट्टी होने के पहले ही प्रस्थान कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद यदि नहीं नहीं प्रस्थान कर देता है, ये क्या शो करता है उनका काम के प्रति उदासीनता, अनुशासनहीनता, ये सब कुछ दर्शाता है। यह उन कर्मचारी की कर्तव्य के प्रति उदासीनता, कौमा लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है। हीनता अनुशासनहीनता को दर्शाती है। अगला, इसके अलावा हम लोग सीढ़ी वाला बात किए थे, पान गुटखा सुपारी थूकने वाला, वो भी लिख देते हैं। इसके अलावा इसके अलावा कार्यालय रूम के दीवारों पर या किनारों पर, कार्यालय रूम के किनारों पर, कॉमा सीढ़ियों के दीवारों पर बेसिन तथा बाथरूम में पान गुटखा सुपारी आदि थूक कर कमरे, बाथरूम की
शोभा को खराब करते हैं, शोभा को खराब करते हैं। यह एक स्वच्छ मनुष्य की छवि इंगित नहीं करता, स्वच्छ मनुष्य की छवि इंगित नहीं करता। ठीक। अब इसके बाद यदि अनुमोदित हो तो, यदि अनुमोदित हो तो क्या करना चाहिए? इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं। तो कौन कौन सा कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहला, सर इस रोमन में नहीं लिखेंगे, चलिए पहला है सभी कार्यालय में बायोमेट्रिक आधारित अटेंडेंस प्रणाली शुरू होनी चाहिए, ताकि कोई भी कार्यालय के निर्धारित समय के बाद ऑफिस न आ सके और न ही निर्धारित समय के पहले घर जा सके, तथा प्रत्येक सप्ताह हर कर्मचारी द्वारा आने जाने के समय पर कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सभी कार्यालय में बायोमेट्रिक आधारित अटेंडेंस प्रणाली शुरू होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? तथा प्रत्येक सप्ताह हर कर्मचारी द्वारा आने जाने के समय की कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, किसी का मन हुआ तो अपना भाई कुछ भी फाड़े, कागज वगज इधर उधर फेंक दिए, तो उसको रोकना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाए तो उस पर फाइन लगाना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं भी दीवार और बेसिन में पान गुटखा वगैरह थूकते हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। यत्र तत्र कचरा नहीं फेंकना चाहिए, यत्र तत्र कचरा फेंकने वाले व्यक्ति तथा यत्र तत्र कचरा फेंकने वाले व्यक्ति तथा दीवार, सीढ़ी, बाथरूम, बेसिन इत्यादि में पान गुटखा थूकते हुए पाए जाने वालों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, काम समाप्त होने के बाद फाइल को सुरक्षित जगह पर रखकर ही घर जाएं। इसके अलावा कार्यालय के प्रत्येक संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह रख रखाव करें। काम समाप्त होने के बाद आवश्यक फाइल तथा दस्तावेज को सुरक्षित स्थान पर रखकर ही घर जाएं।
चौथा, कार्यालय आने पर अपने आसपास टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर, गली, बाथरूम आदि साफ नहीं होने की तुरंत सूचित करें। कार्यालय में अपने आसपास आसपास टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर, गली, बाथरूम, कुर्सी इत्यादि साफ नहीं होने पर तुरंत सूचित करें। उसके बाद, इसके अलावा कार्यालय में चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए। ठीक है, केवल एक व्यक्ति के जागरूक होने से काम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना है, केवल एक व्यक्ति के जागरूक होने से यह कार्य संभव नहीं है। संभव नहीं है। कार्यालय के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी आवश्यक होती है। कार्यालय की साफ सफाई में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी आवश्यक है। सफाई कर्मी द्वारा ही सफाई पर निर्भर न रहें। जहां तक संभव हो, यदि प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा काम भी स्वयं कर ले तो कार्यालय साफ सुथरा रहेगा। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, जहां पीने का पानी भरते हैं उसमें कोई बर्तन, हाथ या पान गुटखा आदि न थूके। ठीक है, जहां पीने का पानी भरते हैं वहां कोई व्यक्ति, बर्तन कहने पर टिफिन, टिफिन, हाथ, पान, गुटखा, टिफिन हाथ न धोएं, टिफिन हाथ न धोएं तथा पान, गुटखा, सुपारी न थूकें। इसके अलावा इसके अलावा कार्यालय के चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए। हम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी पॉइंट आपको लगे कि और ऐड करना, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका होगा हस्ताक्षर, डेट देंगे, हस्ताक्षर में अपना नाम लिखेंगे। क ख ग, अपना नाम मत लिखिएगा कभी भी, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। दिनांक दे दीजिएगा एग्जाम वाला ही डेट, 20/10/2024, और यहाँ अपना पदनाम दे दीजिएगा। मैं दे देता हूँ अपना पदनाम, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और ये जिनके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रशाखा पदाधिकारी। अगर प्रशाखा पदाधिकारी ये जो हम लिखे हैं नोटिंग, उसको पढ़ लेते हैं तो वो यहाँ ऐसे कर देंगे, काट देंगे, यानी कि वो रीड कर लिए, यानी कि वो रीड कर लिए। तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का समाप्त, नोटिंग ड्राफ्टिंग था, और ये पूरा वीडियो समाप्त हो गया है। तो ये 2023
अक्टूबर का भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो अगर आपको और बनानी है इस टॉपिक पे, हिंदी टिप्पण पर, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको 2024 के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।